सत्ता में आज सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच जंग के राउंड 2 की। पहले राउंड में 40 दिन की जंग के बाद दोनों देशों में 15 दिन के सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन इस्लामाबाद में विफल रही वार्ता के बाद अब इस जंग का एक नया फेज शुरू हो सकता है। फिलहाल जो स्थिति है उससे ये साफ लग रहा है कि ईरान और अमेरिका किसी भी वक्त एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। इसकी शुरुआत अब से 30 मिनट के बाद भी हो सकती है। हो सकता है अब से कुछ देर के बाद ही ईरानी मिसाइलें एक बार फिर से बरसने लगें और अमेरिकी जेट एक बार फिर बमबारी करने लगें, क्योंकि ठीक 7:30 बजे अमेरिका समंदर में एक ऐसी चिंगारी लगाने जा रहा है जो महायुद्ध की आग एक बार फिर से भड़का सकती है। और इस बार जंग का एपिसेंटर हो सकता है हॉर्मुज स्ट्रेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि शाम 7:30 बजे यानी अब से आधे घंटे के बाद ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर देंगे। ना ही किसी समुद्री जहाज को ईरानी बंदरगाहों पर आने दिया जाएगा और ना ही उसे जाने दिया जाएगा। यानी हॉर्मुज नाकाबंदी का बदला ट्रंप ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी से लेना चाहते हैं। ईरान पर दबाव बनाने का ये ट्रंप प्लान ही युद्ध के नए चरण की वजह बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं, हर हाल में जवाब देगा। अभी जिस तरह की डेथ डायलॉग बाजी हो रही है उसे देखते हुए किसी भी लिहाज से ये नहीं लगता है कि ये सीज फायर टिक पाएगा। ट्रंप साफ साफ ये कह चुके हैं कि ईरान को हॉर्मुज में टोल नहीं वसूलने देंगे, परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। ईरान भी पहले की तरह ही अपने तेवर दिखा रहा है। ईरान ने यह साफ किया है कि धमकियों के आगे ना पहले झुके हैं ना अब झुकेंगे। उधर इजराइल ने सेना को तैयार रहने के आदेश दिए हैं। इजरायली सेना ने बमबारी का अभ्यास भी किया है। तीनों ही देशों की उंगली ट्रिगर पर है। किसी भी वक्त बारूद का बवंडर उठ सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी नेवी की हलचल काफी बढ़ गई है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की तैयारी है, तो दूसरी तरफ ईरान की नेवी ने अमेरिकी नौसेना को वहां से दूर रहने की सख्त चेतावनी दे दी है। ईरान की चेतावनी है कि अगर कोई भी सैन्य शिप हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ आया तो उसे उड़ा दिया जाएगा। इस चेतावनी के बाद भी समंदर के ऊपर अमेरिकी जेट्स और हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी तैनाती की जा रही है। अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर देता है तो ईरान के लिए बड़ा झटका होगा। पहले से कमजोर ईरानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो सकती है, क्योंकि ना तो तेल का निर्यात हो पाएगा और ना जरूरी चीजें ईरान में आ सकेंगी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि पेंटागन के पास ईरान के खिलाफ 3 विकल्प हैं, लेकिन फिलहाल अधिकारी नाकाबंदी वाले विकल्प को अच्छा मान रहे हैं। लेकिन इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि ईरान पर एक बार फिर से हमले हों और ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर नए हमले का आदेश दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप फिलहाल ईरान के खिलाफ सीमित हमलों पर विचार कर रहे हैं। कोशिश यह है कि हमलों से ईरान पर दबाव बनाया जाए और फिर बातचीत और बेहतर डील के लिए उसे मजबूर किया जाए। अमेरिका इस बार ईरान के खास ठिकानों पर ही स्ट्राइक करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अब एक लंबे और भीषण युद्ध में नहीं फंसना चाहते। वो बस इतना चाहते हैं कि ईरान उनकी शर्तें मान ले। रिपोर्ट में दावा है कि अगर ईरान नहीं माना तो लंबा युद्ध भी संभव है। 40 दिन के पहले फेज में ट्रंप ने ईरान के पुलों, पावर प्लांट्स और दूसरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की कई बार धमकी दी, लेकिन इस बार वो इस धमकी को हकीकत में बदल सकते हैं। अमेरिका का मुख्य टारगेट ईरान के ऊर्जा ठिकाने हैं। इस बार ईरानी बिजली पावर प्लांट्स पर बमबारी हो सकती है। साथ ही समंदर के पानी को इस्तेमाल के लायक बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट भी उसके टारगेट पर हैं। अमेरिका बचे हुए IRGC के सैन्य बेस भी तबाह कर सकता है। ट्रंप ने इस युद्ध में कई बार दिशा बदली है, बार बार अपने अलग अलग मकसद भी बताए हैं, लेकिन एक बात हमेशा कही है कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा यह है कि ईरान के पास अभी भी संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को ईरान ने अंडरग्राउंड बेस पर छिपाया है। अमेरिका की लगातार बमबारी और बंकर बस्टर बमों को यूरेनियम पर कोई असर नहीं हुआ है। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि यूरेनियम संवर्धन जारी रखने के लिए ईरान के पास सेंट्रीफ्यूग भी मौजूद हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास इसकी पुख्ता जानकारी है। यही वो जगह है जो ट्रंप को युद्ध से पीछे हटने से रोक रही है।
ट्रंप कम से कम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी तरह ईरान का एटम बम वाला सपना हमेशा के लिए टूट जाए। ट्रंप ने इसके लिए नाकाबंदी जैसे नए तरीकों से ईरान को डराना शुरू किया है, लेकिन ईरान का रुख पहले की तरह ही है। ट्रंप की धमकियों का जवाब ईरानी संसद के स्पीकर ने सख्त लहजे में दिया है। ये कहा है कि हम पर धमकियों का कोई असर नहीं होगा। अगर अमेरिका लड़ना चाहता है तो हम भी लड़ेंगे, तर्क के साथ आएंगे तो हम भी तर्क से जवाब देंगे। ईरान किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। हमने 47 साल से कभी सरेंडर नहीं किया। हमारा दुश्मन पहले ही हताश और निराश है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ट्रंप को लेकर ट्रेंड कर रहा है, जो पहले युद्ध में फंस गए, फिर पाकिस्तान को शांति वार्ता के लिए मोहरा बनाया। जब ईरान ने वहां भी सरेंडर नहीं किया तो अब उन्होंने एक नया दांव चला है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ट्रंप को लेकर ट्रेंड कर रहा है, जो पहले युद्ध में फंस गए, फिर पाकिस्तान को शांति वार्ता के लिए मोहरा बनाया। जब ईरान ने वहां भी सरेंडर नहीं किया तो अब उन्होंने नया दांव चला है। अब ट्रंप की नजर हॉर्मूज पर है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि आज शाम 7:30 बजे यानी थोड़ी देर बाद वो हॉर्मूज स्ट्रेट को ब्लॉक करने वाले हैं। लेकिन क्या ये नाकाबंदी सिर्फ नाक बचाने के लिए है? ट्रंप की इस रणनीति में न सिर्फ रिस्क है, बल्कि युद्ध वाली आग एक बार फिर भड़कने के संकेत हैं। इसके विस्फोटक रुझान ईरान के जवाब में नजर आ रहे हैं और एक बार फिर युद्ध लोड हो रहा है। दुनिया भर के शेयर बाजार पर इसका डर दिखने लगा है, जो आज खुलते ही क्रैश हो गए। इस बीच अमेरिका ईरान अपनी जुबानी मिसाइलों से एक दूसरे की धमकियों को क्रैश करने में लगे हुए हैं। ट्रंप ने शाम 7:30 बजे हॉर्मूज सील करने की डेडलाइन फिक्स की, तो ईरान का जवाब है अमेरिकी नाकाबंदी की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। ट्रंप ने प्लान को ऑल इन ऑल आउट रणनीति बताया है। मतलब या तो हॉर्मूज पूरी तरह खुलेगा या पूरी तरह बंद रहेगा, जबकि ईरान का कहना है कि हॉर्मूज पर उसका कंट्रोल है और ये फैसला वो ही करेगा। ट्रंप की धमकी के अनुसार ईरान आने और जाने वाले सभी शिप को रोका जाएगा, तो ईरान ने यह कहा है कि अमेरिका के सैन्य जहाजों पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना इस चोक पॉइंट को ब्लॉक करेगी और किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देगी। इस पर ईरान ने भयंकर जवाब देने की चेतावनी दी है। ट्रंप का बयान है कि जिन मुल्कों ने अवैध टोल टैक्स ईरान को दिया है, उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। ना ईरान को टोल वसूलने देंगे। तो ईरान ने कहा है कि सिर्फ मित्र देशों के कमर्शियल शिप हॉर्मूज से गुजरेंगे। इन धमकियों की वजह से ये माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों में युद्ध एक बार फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि ईरान किसी भी सूरत में सरेंडर करने को तैयार नहीं है और ट्रंप धमकियों की डिलीवरी करते ही जा रहे हैं। आइए समझते हैं ट्रंप का प्लान है क्या, मकसद क्या है और उनके सामने चैलेंज क्या है। ट्रंप के अनुसार हॉर्मूज में अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती होगी। फाइटर जेट से हॉर्मूज की हवाई निगरानी की जाएगी। ड्रोन और पेट्रोल एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट से भी हॉर्मूज स्ट्रेट पर नजर रखी जाएगी। सभी जहाजों को हॉर्मूज से गुजरने से पहले अमेरिकी नेवी से अनुमति लेनी होगी और जो शिप ईरान को टोल देकर गुजर रहे हैं, उन्हें भी रोका जाएगा। ट्रंप का मकसद साफ है। इस तरह से ईरान की तेल से होने वाली कमाई पर लगाम लगेगी। ईरान का तेल व्यापार पूरी तरह से ठप कर दिया जाए तो उसकी लाइफ लाइन कट जाएगी। इससे तेल पर निर्भर ईरान की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी चोट पहुंच सकती है। हालांकि ट्रंप और अमेरिका के लिए यह सब करना इतना आसान नहीं होगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि हॉर्मूज पर ट्रंप को किसी दूसरे देश का समर्थन नहीं है। दूसरी बड़ी चुनौती ये कि नाकाबंदी करने पर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला कर सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती, जो माइंस ईरान ने बिछाई थी वो बहकर कहां पहुंच गई हैं, इसका किसी को पता नहीं है। ऐसे में इन माइंस से जहाजों को भी एक बड़ा खतरा है। हॉर्मूज एक ऐसा संकरा समुद्री मार्ग है जिसकी चौड़ाई महज 34 किलोमीटर है, लेकिन अहमियत इतनी ज्यादा है कि दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन ये ईरान की भी तेल वाली नस है जिसे अमेरिका ने अब दबा दिया, तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। हॉर्मूज के लॉक होने से ईरान के तेल निर्यात के कारोबार को बड़ी चोट लगेगी। अगर हॉर्मूज पर नाकाबंदी हो गई तो हर दिन ईरान का करीब 1.5 से 2 मिलियन बैरल तेल का निर्यात रुक जाएगा। इससे ईरान की अरबों डॉलर की सालाना आय बंद हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अनाज, दवाइयां और दूसरी जरूरी सामान भी रुकेंगे, जिससे महंगाई बढ़ेगी और खाद्य संकट भी पैदा हो सकता है।
कुछ दिन पहले रूस ने कहा था कि ईरान के पास भले ही एटम ना हो, लेकिन मौजूदा वक्त में हॉर्मुज स्ट्रेट ही उसका असली परमाणु बम है, जिसका ट्रिगर मुश्तबा के हाथ में है। इसीलिए इसे बचाने के लिए ईरान ने भी पूरा जोर लगा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी हॉर्मुज में ईरान के 30 निगरानी जहाज मौजूद हैं। जितने भी शिप की तैनाती है वो करीब 300 से 500 मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा ईरान ड्रोन के जरिए भी हॉर्मुज की लगातार निगरानी कर रहा है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समंदर में करीब 4000 स्पीड बोट उतार दी हैं। दुश्मन देशों के युद्धपोत पर हमला करने वाली स्पीड बोट की तैनाती की गई है। करीब 1500 बोट ऐसी हैं जो बहुत खतरनाक हथियारों से लैस हैं। साथ ही 18 से 20 सबमरीन को भी लगाया गया है और मिसाइल लॉन्चर भी उतारे गए हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो ईरानी टेलीविजन की ओर से जारी किया गया है। इसमें अमेरिकी वॉरशिप हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे हैं और IRGC चेतावनी दे रहा है, अगर वापस नहीं लौटे तो हमला कर देंगे। हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आज न्यूज मित्रों के लिए सत्ता का एक नंबर गेम भी तैयार किया है। इजरायल, अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट करीब 40 दिन से बंद है। ईरान सुविधा के अनुसार इसे खोल रहा है और इस पर उसने अपनी मनमर्जियों का ताला लगाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस वजह से अब तक दुनिया को करीब 49 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ईरान ने कहा है कि अब वो हॉर्मुज से शिप को जाने देने के लिए टोल टैक्स की भी वसूली करेगा और इससे उसने मालामाल बनने का एक नया प्लान बनाया है। एक अनुमान के अनुसार ईरान रोज 120 शिप से टोल टैक्स वसूल सकता है। एक शिप से उसने $2 मिलियन वसूलने की योजना बनाई है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ एक साल में वो टोल टैक्स से 7 लाख करोड़ की कमाई कर लेगा। इसीलिए ट्रंप ने ईरान के इस प्लान को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है। युद्ध की कूटनीति से आइए अब चुनाव की राजनीति की तरफ चलते हैं, जहां असम, केरलम और पुडुचेरी में वोटिंग के बाद राजनीतिक दलों का फोकस पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में शिफ्ट हो गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल ज्यादा ही चर्चा में है। वैसे पश्चिम बंगाल में चर्चा नशीली चाय की भी है और इस चर्चा की शुरुआत सीएम ममता बनर्जी ने की है। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव के दिन लोगों को नींद की दवाई मिली चाय और मिठाई देने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि इसे खाने के बाद लोग सो जाएंगे और बीजेपी उनके वोट चुरा लेगी। उन्होंने लोगों से कहा कि वो सतर्क रहें और ऐसी कोई चीज ना लें। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी धीमी वोटिंग और धीमी गिनती की योजना बना रही है ताकि ईवीएम के साथ कुछ गड़बड़ी की जा सके। उन्होंने लोगों से कहा कि वो हर बूथ पर नजर रखें और बीजेपी की किसी भी चाल को कामयाब न होने दें। ममता बनर्जी ने सिर्फ नींद वाली चाय की चर्चा नहीं की, बल्कि पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक भी किया। कल पीएम मोदी बंगाल में थे, जहां उन्होंने कहा था कि सभी 294 सीटों पर वो खुद उम्मीदवार हैं। इस पर ममता बनर्जी ने पूछा कि वो दिल्ली रहेंगे या कोलकाता, पहले ये तो क्लियर कर दें। মোদিজি বলছেন উনি নাকি 294টা সিটের প্রার্থী। ঠিক আছে, তাহলে আপনি প্রধানমন্ত্রিত্বটা ছেড়ে দিন, দিয়ে বলুন আমি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হব, তাই আমাকে 294টা কেন্দ্রে ভোট দিন। কি করে বলেন আপনি? কোন পদটা নেবেন? প্রধানমন্ত্রী না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী? আপনি তো বহিরাগত বাংলায়। আপনি বলে দিচ্ছেন সব কেন্দ্রে আপনি লড়াই করছেন, আগে দিল্লিটা সামলান, তারপরে বাংলার দিকে তাকান। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, दीदी को टाटा बाय बाय कहने का निर्णय बंगाल की जनता ने कर दिया है। दीदी, आपके गुंडों के बम धमाकों से बंगाल की जनता अब नहीं डरेगी। बंगाल की जनता बम का जवाब बैलेट से देने वाली है, बैलेट से देने वाली है। বাংলার মানুষকে তুমি যদি ভাবো আঘাত করবে, বাংলার মানুষ প্রত্যাঘাত করতে জানে। যদি আপনি ভাবেন আমাদের টাকা বন্ধ করে আমাদের শাস্তি দেবেন, বাংলার মানুষ আপনাদের আগামী দিন 4 তারিখ যখন ভোট বাক্স খুলবে শাস্তি কি বাংলার মানুষ আপনাদের শেখাবে। मैं आज टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 23 अप्रैल को अपने घर में बंद रहना, वरना 5 मई को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का।
কালকেই বলে গেছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, আমি সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম উত্তরপ্রদেশের মতো এখানে বুলডোজার চলবে। মানেটা কি? আমি বুলডোজারে বিশ্বাস করি না, আমি মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি, ভালোবাসায় বিশ্বাস করি, মানবিকতায় বিশ্বাস করি। আমার ধর্মের নাম মানব ধর্ম, আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করি না। बंगाल में धीरे धीरे चुनाव जोर पकड़ रहा है, लेकिन एक मुद्दा जो अचानक चर्चा में आया है वो महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन का। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक पर केंद्र सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाए और ये कहा कि बिना बड़ी चर्चा के ये अस्वीकार्य है। उन्होंने परिसीमन से पहले जनगणना कराने और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी रहे। दरअसल सरकार ने 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें महिला आरक्षण कानून को लागू कराने के लिए आवश्यक संशोधनों पर चर्चा करने और उसे पारित करना है। दरअसल सितंबर 2023 में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान था। इसमें यह भी तय था कि महिला आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा, लेकिन अब सरकार इसे 2029 के लोकसभा चुनाव में ही लागू करना चाहती है। इसके लिए महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन की तैयारी की गई है। सोनिया गांधी इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में एक लेख लिखा है जिसमें वो ये कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के बीच सत्र बुलाना सही नहीं है। इस जल्दबाजी का मकसद राजनीतिक लाभ उठाना और विपक्ष को डिफेंसिव स्थिति में डालना है। सरकार ने कहा था कि महिला आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा। अब सरकार अचानक अनुच्छेद 334A में संशोधन करके इसे 2029 से ही लागू करने की बात क्यों कर रही है? सोनिया गांधी ने परिसीमन के मुद्दे को भी संवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाने वाला कोई भी परिसीमन सिर्फ अंक गणितीय नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से न्याय संगत भी होना चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन में बेहतर काम किया है, जैसे दक्षिण भारतीय राज्य और छोटे राज्य, उन्हें परिसीमन के कारण नुकसान नहीं होना चाहिए। सोनिया गांधी ने सरकार की कोशिशों को संविधान पर हमला कहा है। सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की तरह ही ओबीसी की महिलाओं के लिए भी आरक्षण के प्रावधान की मांग की है। उन्होंने सवाल किया कि जब उच्च शिक्षा और नौकरियों में ओबीसी आरक्षण है तो संसद में क्यों नहीं है? सरकार के मकसद पर सवाल उठाने के साथ साथ सोनिया गांधी ने सलाह भी दी है और ये कहा कि सरकार 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाए और इन प्रस्तावों पर मॉनसून सत्र में चर्चा करे। सोनिया गांधी ये मांग कर रही हैं कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए पीएम जल्दबाजी ना करें, लेकिन पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े फैसलों में से एक फैसला लेने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17 और 18 अप्रैल है। 2023 में नई संसद में हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप को प्रथम कदम उठाया था, अब उसे आगे बढ़ा रहे हैं। दो 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। महिला आरक्षण में ये किंतु परंतु अपितु मत कीजिए, अभी लागू कीजिए, बिना शर्त के लागू कीजिए। 2024 में इसका फायदा पहुंचे और लोकसभा में महिलाएं चुनकर आए। 30 महीने बाद एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया और आज प्रधानमंत्री जी सम्मेलन में बोल रहे हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, ओपेड लिख रहे हैं। 30 महीने में मोदी जी की बात को नहीं मान रहे। प्रधानमंत्री जी ये डिलेड ख्याल क्यों आया? 23 में तो ये संभव था, तब तो आपने अलग फॉर्मूला बताया था, सेंसस, डिलिमिटेशन, फिर इनकॉर्पोरेशन। आज वो व्यवस्था बदली है तो उसके पीछे क्या तथ्य? क्या कोई स्टडी समन की गई थी?
हमें कुछ नहीं पता। वो बता रही है और ये बहुत पते की बात है कि मुद्दा महिला आरक्षण नहीं है, वो सर्वसम्मति से पास हुआ है। असल में मुद्दा डिलिमिटेशन और परिसीमन है। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर जो शकुनी चाल चल रहे हैं वो मत चलिए। बिल्कुल स्पष्ट तौर से सोनिया जी ने अपने आर्टिकल में इसको साफ तौर से ये लिखा है। 30 साल देश की महिलाओं ने इंतजार किया है अपने पूर्ण अधिकार को पाने के लिए संविधान के तहत। हमें तो बहुत जल्दबाजी, आपको नहीं है सोनिया जी, हो सकता है आपको ना हो। यूपीए में आपके पास इतना सुंदर मौका था, बीजेपी तो सपोर्ट कर रही थी, राज्यसभा में सपोर्ट किया था हमने, पर आपने कभी 2010 के बाद लोकसभा में नहीं लाया क्योंकि आपको समाजवादी पार्टी आरजेडी को केटर करना था। अब बिहार की राजनीतिक खबरों की तरफ बढ़ते हैं, जिसे नया सीएम मिलने वाला है। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद अब बिहार में नए मुख्यमंत्री की शपथ का इंतजार है। बिहार की राजधानी पटना में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा ने बैठक बुलाई है। इसी सिलसिले में उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान संभावित मंत्रियों की सूची पर भी बातचीत हुई। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार के इस्तीफे की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कल कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। कल ही पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा। विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी ने बंगाल में चुनाव प्रचार में लगे 40 विधायकों को पटना बुला लिया है। कल दोपहर के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक और कल ही शाम एनडीए विधायक दल की बैठक भी है। इधर सरकार गठन से पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच बातचीत और बैठकों का दौर चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। वहीं सम्राट चौधरी भी उनसे मिलने पहुंचे। इसके अलावा सम्राट चौधरी के आवास पर भी अहम बैठक हुई, जिसमें कई नेता शामिल हुए। कुल मिलाकर बिहार में राजनीतिक गतिविधि काफी तेज है और 15 अप्रैल को नई सरकार उसे मिल जाएगी। वैसे इस सब के बीच जहां कल नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं, आज वो छपरा के बाकरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 4 लेन निर्माण और पुल निर्माण का निरीक्षण किया। भाजपा के विधानमंडल दल के नेता के चयन हेतु विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी रहेंगे। फैसला तो लेना है एनडीए को, और एनडीए में और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को। और हमने पूर्व में भी कहा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का कोई मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। तेजस्वी यादव जी का कलेजा फट रहा है। उनको लग रहा था जो धोखा से उस सरकार में आ जाएंगे। अगली जो बनेगी सरकार उन्हीं के मार्गदर्शन में, निर्देशन में चलेगी और उनके भाव के अनुकूल ही सरकार काम करके बिहार के जनता का कल्याण करेगी। हमने भी सुना है और हम लोगों को निर्देश भी मिला है पटना में रहने के लिए। ज्यादा उम्मीद है कि कल तक में उनका इस्तीफा होगा। अगली खबर नोएडा की है, जहां सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर आज कई जगह पर कर्मचारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया। कई जगह पर गाड़ियों में आग लगा दी गई, पत्थरबाजी की गई और सड़क जाम कर दिया गया। स्थिति ये बन गई कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। नोएडा के सेक्टर 62 में करीब सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। आंदोलनकारियों ने नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा जाने वाली सड़कों को भी जाम किया, जिसके कारण आज दिल्ली के नोएडा से सटे इलाके और पूरे नोएडा में जाम की स्थिति बनी रही। जिन जगहों पर लोग 15 मिनट में पहुंच जाते थे, आज वहां पहुंचने में 2-2 घंटे लगे। दरअसल प्रदर्शन और हिंसा का ये पूरा मामला नोएडा के फेज 2 और सेक्टर 84 में श्रमिकों के आंदोलन से शुरू हुआ। ये मजदूर पिछले कुछ दिनों से वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर आज प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि फैक्ट्री वर्कर के प्रदर्शन में कई असामाजिक तत्व शामिल हुए और उन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद माहौल खराब हुआ।
इसके बाद सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर नोएडा के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन के चलते सेक्टर 59, 60 और 62 स्थित फैक्ट्रियों में काम पूरी तरह ठप हो गया। प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रभावित इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल, पीएसी और आरएएफ को तैनात कर दिया है। दरअसल कर्मचारियों की मांग है कि नोएडा की फैक्ट्रियों में वर्कर्स को वेतन बहुत कम मिलता है। उन्हें कम से कम 20,000 रुपए प्रति माह वेतन मिले। इसी मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो वर्कर्स और फैक्ट्री मालिकों के साथ बैठक करके इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। अब इस पर थोड़ी राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे सरकार की विफलता कहा है, तो सरकार ये कह रही है कि मजदूरों को भड़काने वालों पर कार्रवाई होगी। मौजूद है नोएडा फेज 2 में, जहां तस्वीर में देख सकते हैं कि आपको जली हुई गाड़ी जो है वो नजर आएगी। बताया जा रहा है कि आज सुबह यहां पर वर्कर्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और एकाएक वो ऐसे उग्र हुए कि उन्होंने इस पूरी सड़क पर जमकर पत्थरबाजी की और गाड़ियों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी देखिए फैक्ट्री के बाहर जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए। लोग यहाँ पर तमाम तरीके के आरोप भी प्रशासन पर लगा रहे हैं। वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूपी पुलिस जो है वो यहाँ पर आ गई है और लोग जो है वो तोड़ फोड़ भी मचा रहे हैं। वो देख सकते हैं आप तोड़ फोड़ किस तरह से लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आप देखिए। तो लोगों का जो गुस्सा है वो आप देख सकते हैं, लोग पत्थर फेंक रहे हैं। हमें 5 साल हो गए लेकिन आज वही 10,000 ही है। 10,000 है। आप क्या कहते हैं? हमारा पॉइंट ये है, सालों में हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे ओनली 29 रुपए बढ़ता है। हमारे 30 है। हाँ, सैलरी यहाँ पे 10 साल से बंदा काम कर रहा है, उसकी सैलरी उतनी है 10,000। ठीक है, महंगाई इतनी बढ़ रही है लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना 10,000 में। मैडम आपको भी सोचना चाहिए। यहीं पर काम करते हैं? यहीं पे काम करता हूँ मैडम, मुझे 4 साल हो गए, सैलरी में कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ नहीं हमारा। अभी 11,000 रुपये दे रही, 11,000 रुपये। डिप्लोमा वालों को 13,000 रुपये दे रही है। 3 घंटे ओवर टाइम दे रही है पर 80 रुपये है। बच्चों की पढ़ाई है, पढ़ाई में सिंगल मदर हूँ, मैं कितना क्या करूँगी यहाँ पे। वो वही 8,000 रुपए मिलते हैं, 8,000, क्योंकि उसमें से खाना भी कटता है, ड्रेस भी कटती है और स्लीपर वगैरह होते हैं उसके भी कटते हैं। वो उसके लिए बढ़ाई नहीं रहे, बोल रहे हैं कि 300 रुपये बढ़ाएंगे, 11,300 रुपये मिलेंगे। ये हमारी 8 घंटे के 20,000 रुपये सैलरी करो, क्योंकि उसमें हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। हम रेंट पे रहते हैं, 5,000 रुपये रेंट का है, उसे मकान मालिक को देना या बिजली बिल देना या खाना या उसमें बचाना है। ऊपर से हम बीमार पड़ जाते हैं या किराए भाड़े से आते हैं, दूर दूर से आते हैं हम लोग, उसमें बचता नहीं है सर कुछ भी हमारे लिए। ऊपर से ये लोग इतना काम लेते हैं, मैं वॉशरूम पानी कहीं पे भी नहीं जाने देते। सर यहाँ की जो सैलरी है ना वो 8 घंटे के लिए 10,500 मिलती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं सर वो हमारी डबल हो जाए, यानी सर कम से कम 20,000 तो होनी चाहिए। 1 किलो गैस 500 रुपये भर रही है, तो हम एक महीने में लमसम 2-2,500 की गैस खा जाएंगे नॉर्मल थी, और 5,000 रुपये सब्जी खाना, तो यानी कि 8-9 हज़ार रुपये खाना ही खाना हो गया। और रूम रेंट देना है तो बंदे का 12,000 रुपये की सैलरी आपकी बढ़ाई जाए। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? अभी कुछ मैंने सुना है कुछ कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, बात करके समाधान निकाला जाए।